हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। आज की डेट हो गई है 23 मई। देख लेते हैं हमारे पास में हिंदू से फ्रंट पेज पे क्या है। देखो, एक तो ये कि चिनाब वैली में एंटी टेरर ऑपरेशन के ड्यूरिंग हमारे एक सोल्जर की जान चली गई, मतलब वो शहीद हो गए। और ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन चल रहा है इसका नाम है ऑपरेशन त्रासी। तो ऐसे में 2 से 3 टेररिस्ट छुपे हुए हैं चिनाब वैली में, और वहां पर फिर मुठभेड़ हुई, गोलियों का एक्सचेंज हुआ। तो जो सोल्जर थे उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंजरी हो गई, बट अल्टीमेटली ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी उनकी जान बचाना मुश्किल रहा। ठीक है, अभी तक अगर देखें तो जो जंगल एरिया है ना चिनाब वैली के आसपास में, वहां पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के चलते, जिसमें पर्टिकुलरली जो किश्तवाड़ वाला रीजन है ना, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के इंसिडेंट। इसके अलावा नैदगाम हो गया, छत्रू हो गया, यहाँ पर भी इस तरीके के इंसिडेंट हुए। तो एक तो ये रिपोर्ट आई है ऑपरेशन त्रासी, ठीक है। और एक आई है कि तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार और तासमैक, इन दोनों के द्वारा, तासमैक का अगर बोले तो तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन है। ये बेसिकली तमिलनाडु स्टेट में होलसेल और रिटेल का जो काम होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस का, शराब का, इनका, तो उनको मॉनिटर करने का या उनकी मार्केटिंग का काम करने वाली कंपनी है। दैट मीन्स एक तरीके की स्टेट एंटिटी है, स्टेट की कंपनी हो गई है, समझ गए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो रन कराया जा रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि वहां पर कुछ मिस हैपनिंग्स देखी गई, तो एक क्रिमिनल चार्ज क्रिएट हुआ, जिसके चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूरा इस टास्कॉम के अगेंस्ट में ही केस दायर कर लिया, इसके खिलाफ में कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे में तमिलनाडु और ये टास्कॉम, ये टास्कॉम बोल रहा हूं मैं, टास्मैक, ये दोनों पहुंच गए मद्रास हाईकोर्ट में कि भाई ईडी इस तरीके से कैसे कार्रवाई कर सकती है, आप इसको स्टे करिए। तो मद्रास हाईकोर्ट ने इनको कर दिया मना। फिर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी को लताड़ लगाते हुए कहा है कि भाई आप जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, ये हमारे देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको डेंट करने वाला काम है, आपको रैशनली सोचने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कोई क्रिमिनल चार्ज लगे हैं तो वो आपको इंडिविजुअल्स के खिलाफ लगाने चाहिए। क्या किसी एंटिटी या किसी इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन के खिलाफ में आप क्रिमिनल चार्जेस लगा सकते हो? तो ये बेतुकी बातें ना ध्यान रखते हुए ईडी को अपना काम प्रॉपर मैनर में करना चाहिए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑरली ये बात कही है, और इस बात को कहने वाले थे हमारे सीजेआई BR गवई जी, उनके द्वारा ये कहा गया। और उधर ईडी की तरफ से जो मेन दलील पेश कर रहे थे वो सॉलिसिटर जनरल SV राजू जी थे, और वहीं पर अगेंस्ट में, या फिर कहें तमिलनाडु और जो टास्मैक कंपनी है इसकी तरफ से बोलने वाले थे मुकुल रोहतगी, जो कि पहले हमारे अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, राइट। प्लस इनके अलावा इनके साथ में थे कपिल सिब्बल, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इस तरीके का सिनेरियो मोर और लेस आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलता है। अब चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉन फिश की। हो क्या रहा है कि एक जर्नल है साइंस एडवांसेस, इसमें एक बात हाईलाइट की है कि जो एडल्ट क्लॉन फिश है ना, वो क्या है कि जब कभी भी टेम्परेचर वेरिएशन आता है पानी के में, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेती हैं सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से सी वाटर्स का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ऐसे में मरीन लाइफ को भी बड़ी रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके सर्वाइवल के लिए ये एडेप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लॉन फिश के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले इनका साइंटिफिक नेम, इनका साइंटिफिक नेम हो गया एम्फीप्रियोनिनाई, ठीक है। क्लॉन फिश का हैबिटाट की बात करें तो ये जनरली आपको कहां पर मिलेगी? वार्म वाटर्स में, मतलब इक्वेटर के आसपास में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले रीजन में ये आपको मिल जाएगी, जिसमें इंडियन ओशन वाला रीजन हो गया, एक रेड सी वाला रीजन है, और एक पैसिफिक ओशन है ना, उसका वेस्टर्न पार्ट जो है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है ना, उसके कोस्टल रीजन में आपको आराम से क्लॉन फिश की प्रेजेंस दिखाई पड़ जाएगी, अगर पैसिफिक ओशन की बात करें तो, ठीक है। क्लॉन फिश अगर हम पैसिफिक रीजन की बात करें तो वहां पर पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर ग्रेट बैरियर रीफ आपकी प्रेजेंट है, वहां पर इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। IUCN में लीस्ट कंसर्न इनको डिक्लेयर किया हुआ है। ये क्लॉन फिश है, रहना कहां पसंद करती है? इनका हैबिटाट है ना, वो सी एनेमोन होती है। इस तरीके से ये सी एनेमोन होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ में ये रहना पसंद करती हैं।
तो इनके साथ में इनका जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब कि क्लॉन फिश और सी एनिमोन एक दूसरे के लिए प्लस प्लस का काम करती हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, तो ऐसे में साथ मिलकर के रहते हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कभी भी कोई प्रीडेटर आता है, कोई अटैक करने के लिए आता है, तो ये क्लॉन फिश क्या करती हैं, इन सी एनिमोन्स में जाके छुप जाती है, साथ ही साथ सी एनिमोन्स से इनको खाना मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉन फिश है, ये क्या करती हैं कि अपनी तरफ फोटोसिंथेसिस करने वाली जूजेंथेलास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो जू प्लैंक्टॉन्स, जूजेंथेला है ना, वो जू प्लैंक्टॉन्स जो अपनी तरफ खींच करके और वो जो फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखे उनको अपनी तरफ खींच लेती है। जूजेंथेला एक तरीके की एल्गल मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। जूजेंथेला को अपनी तरफ खींच लेती है जो फोटोसिंथेसिस कर सके, मानो कि फोटोसिंथेसिस करा मतलब प्लांट वेरिएंट हो गया, तो वो आ जाता है। और इससे क्या होता है कि सी एनिमोन्स को खाना मिल जाता है, प्लस साथ में ये जो क्लॉन फिश है ये सी एनिमोन में कुछ कचरा है या पैरासाइट्स है उनको कंज्यूम करके अपना फूड बना लेती है और सी एनिमोन को हेल्दी रहने का मौका मिलता है। तो प्लस प्लस हो गया इनका रिलेशनशिप। ये सोशल फिश है, जनरली पॉपिंग और क्लिकिंग नॉइस क्रिएट करके अपने साथ वालों के साथ कम्युनिकेट करती हैं। सभी क्लॉन फिश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सभी क्लॉन फिश जन्म के टाइम पर मेल ही होती हैं, पर अपनी एबिलिटी के आधार पर, अपनी जरूरत के आधार पर वो फिर बाद में सेक्स भी चेंज कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि कब करते हैं, तो जनरली जब किसी क्लॉन फिश को डोमिनेंट फीमेल बनना, अपने ग्रुप के अंदर लीडर बनना है, उस टाइम पर वो सेक्स को अपना स्विच कर लेते हैं। जनरली वो मेल ही रहते हैं फिर, ठीक है। क्लॉन फिश की बात करें तो ये खाने में ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब आप कह सकते हो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाती हैं। ऐसे में प्लैंक्टोनिक फूड जो है वो इनका फेवरेट है, ठीक है जी। चलो, इनके अलावा क्लॉन फिश जो है वो ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्नामेंटल ट्रेड में 43% अपना रोल प्ले कर रही है, और यही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ब्यूटीफुल है ना दिखने में, आपने देखी इमेज, तो इनको ऑर्नामेंटल फिश के तौर पे भी यूज किया जाता है। इसके अलावा इनको कैप्चर किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा कैप्चरिंग वाइल्ड में होती है, 75%। इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से। तो ये क्लॉन फिश के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी। नेक्स्ट, ट्रैकोमा एलिमिनेशन। देखो, इंडिया को WHO ने एक सर्टिफिकेट दिया है कि इंडिया ने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा जैसी बीमारी को, जो कि हमारे देश में एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे थी, उसको हमने हटा दिया। और ये सर्टिफिकेशन 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि जिनेवा में अभी ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके तहत दिया गया है। सबसे पहली चीज, ट्रैकोमा क्या है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें हैं वो बहुत लाल पड़ जाती हैं, और लाल पड़ करके उनकी आंखों की जो आईलिड्स है ना, वो भी वहां पर डिसफंक्शन करने लग जाती है, और कंप्लीट फिर ब्लाइंडनेस का भी स्कोप क्रिएट हो जाता है। तो ये जो ट्रैकोमा है ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम क्लैमीडिया ट्रैकोमेटिस। इसकी ब्लाइंडनेस, इसकी वजह से जब अंधापन आ गया ना, तो उसको इरिवर्सिबल कंसिडर किया जाता है। उससे दोबारा से आप आंखों की ज्योति लाने की कोशिश करो, नहीं आती है, ठीक है। कैसे ये ट्रांसमिट होती है, देखो, पर्सनल कांटेक्ट एक बहुत बड़ा कारण है। हाथ, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स से हाथ मिलाने में प्रॉब्लम, कपड़े शेयर करने में प्रॉब्लम, बेडिंग, कंटामिनेटेड सरफेस, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे हाउस फ्लाइज होती हैं, वो अगर किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की नेजल डिस्चार्ज या फिर आंखों से टच होकर के किसी हेल्दी इंडिविजुअल के पास भी चली गई, तो वो बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन हो गया, इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है। डिजीज प्रोपोगेशन की बात, प्रोग्रेशन की बात करें तो होता क्या है, शुरुआत में आंखें हल्की हल्की लाल रहने लगती है, फिर जो आई लैशेज हैं, ठीक है, आईलिड जिनको बोलते हैं हम जनरली, वो इनवर्ड मूव करने लग जाती है, यूं मतलब कि आंखें बंद होने लग गई ऑटोमेटिकली, और इस कंडीशन को ट्राइकियासिस भी बोल दिया जाता है। और विद द टाइम फिर जो हमारा जो आंखों का कोरोना है वो मोर और लेस परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा अंधापन आ जाता है जो कि फिर सही भी नहीं हो पाता। इंडिया की बात करें तो अक्टूबर 8, 2023 को WHO ने इस बात को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में ट्रैकोमा को पब्लिक प्रॉब्लम के तौर पे अब नहीं देखा जाएगा, इसको खत्म कर दिया गया, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे एलिमिनेट कर दिया गया है। और ऐसा करने वाला WHO के अंडर साउथ ईस्ट एशियन रीजन की अगर बात करें तो वहां पर इंडिया तीसरे नंबर का देश है इस माइलस्टोन को अचीव करने वाला। इसके अलावा हमारे यहां पर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट, MPCBVI,
ये प्रोग्राम चल रहा है जिसका मेन काम क्या है कि ये जो ट्रैकोमा जैसी बीमारियां हैं आंखों से रिलेटेड, उनको हम कैसे हम खुद को बचाएं, उनका सही टाइम पर डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए, जिससे कि ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम से हम बचा सके हमारे लोगों को। तो इंडिया की तरफ से ये एफर्ट हुआ। WHO की तरफ से क्या एफर्ट है भाई ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने के रिलेटेड? तो देखो 1993 में सेफ स्ट्रेटेजी आई थी, WHO ने लॉन्च की थी, जिसका फुल फॉर्म हो गया सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनलीनेस, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, जिससे कि ट्रैकोमा की प्रॉब्लम को रोका जा सके। इसके अलावा ट्रैकोमा जो है वो NTD के तौर पे भी कंसिडर्ड है। NTD मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। इसका मतलब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जो भी रीजन है जहां पर टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन रहता है, और वहां पर जो गरीब देश है ना, एम्पावरिज्ड कम्युनिटीज हैं, गरीब देश, गरीब समाज, उनके अंदर ये बीमारी बहुत देखी जाती है। बट हिस्टोरिकली इसको बहुत हद तक इग्नोर किया गया, डिटेक्ट ही नहीं किया गया, अटेंशन ही नहीं दी गई इसको। तो ऐसे में ये NTD के तौर पे भी रिकॉग्नाइज्ड है और WHO ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया। फिर अल्टीमेटली NTD रोड मैप 2021 से 2030 का ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत ट्रैकोमा को पूरी दुनिया से खत्म करने का टारगेट लेके चला जा रहा है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है इस बीमारी के बारे में, इंडियन एफर्ट और WHO एफर्ट्स के बारे में। फिर आता है एशियाटिक लाइन सर्वे। देखो जी, इंडिया में एशियाटिक लाइन्स, आपको पता है एशियाटिक लाइन्स हमारे देश में बचे हैं, वो भी केवल गुजरात में। आप खुद वाइल्ड की अगर बात करें, आप खुद देखो कि 2020 में जो एशियाटिक लाइन्स का सेंसस हुआ था, उसके कंपैरिजन में 2025 में 32% राइज देखने को मिला है। ये हमारे सक्सेसफुल एफर्ट्स और अलग अलग हैबिटाट्स में लाइन की पॉपुलेशन को एक कहते हैं ना कॉरिडोर्स के थ्रू कनेक्ट करना, स्ट्रेच करके फिर बाद में कंजर्वेशन एफर्ट तैयार करना, उसका परिणाम है। ये वाकई में काबिले तारीफ काम किया है हमारे इंस्टीट्यूशंस ने। तो पॉपुलेशन बढ़ी है, उसके बारे में हम सेंसस 2025 की बात कर लें। देखो गुजरात में 2020 में पॉपुलेशन थी 674, जो बढ़कर के 891 हो गई, 32% इंक्रीमेंट। वहीं पर फीमेल एडल्ट्स की बात करें तो वो भी अब 27% तक हो चुकी हैं, लगभग 330 इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये फीमेल पॉपुलेशन का बढ़ना रिप्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे में पॉपुलेशन फर्दर और इंक्रीज होने का स्कोप हमें दिखाई पड़ रहा है। अब की बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो कोर जोन्स है, जहां पर मेजर लाइंस की पॉपुलेशन पहले कॉन्सेंट्रेटेड थी, उसके बाहर कोर के कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलेशन मिली है। इसका मतलब कोर के बाहर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको ज्यादा पॉपुलेशन दिखी। और कोर एरियाज कौन से हैं? जैसे गिर हो गया, पनिया सेंचुरी हो गया इधर। बट अगेन वही बात कि इनकी रेंज को आपने एक्सटेंड कर दिया, ज्योग्राफिकल जो मूवमेंट हो सकता है इनका, उसको आपने एक्सटेंड कर दिया, जिसके चलते इनकी पॉपुलेशन और ज्यादा इजीली सर्वाइव करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके लिए सैटेलाइट पॉपुलेशन ग्रोइंग, आप देखो कि नई लाइन पॉपुलेशन क्रिएट हो गई। भाई अगेन मैं बता दूं, एक एरिया ये है लाइंस की पॉपुलेशन का, एक ये है, उनके बीच में ये दूसरा कनेक्टिविटी रीजन जो है, वहां पर भी पॉपुलेशन अगर रेज कर रही है तो वो न्यू लाइन पॉपुलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे पहले लाइंस नहीं थे वहां पर भी अब आ गए हैं। इनमें बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जेतपुरा, बबरा, जसदान और कॉरिडोर एरियाज। तो यहां पर भी लगभग 22 इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करते हुए 497 लाइन्स है ना, वो देखे गए हैं अलग अलग दूर दूर दराज के एरिया में, जिनको सैटेलाइट रीजन हम बोल सकते हैं। लगभग 9 सैटेलाइट रीजन्स में पॉपुलेशन राइज हुई है। तो ये अपने आप में शो करता है कि लायंस की टेरिटोरियल रेंज जो है वो इंक्रीज हुई है। पहले क्या था, 2020 में लायंस का स्प्रेड था 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, अब बढ़कर के वो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है, जो कि मोर और लेस 16.67% इंक्रीमेंट को शो करता है। और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? एक तो इनको जगह मिली, नेचुरल डिस्पर्सल और प्रे अवेलेबिलिटी, जिनसे कि अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। साथ ही साथ नॉन कोर सेंचुरीज में, मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो पॉपुलेशन लगभग डबल हो चुकी है। 2020 से अभी तक 32 हो गई है, जो इफेक्टिवली ये बात को शो करती है कि हां, हमने कैसे कॉरिडोर्स के ऊपर अप्रोच रखी, कैसे हमने 2 प्रोटेक्टेड एरियाज को, लाइंस के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज को कनेक्ट किया। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो प्रोजेक्ट लाइन है वो। अब एशियाटिक लाइंस की अगर हम बात करें तो टेक्सोनॉमिकली इनको हम आप बोलेंगे साइंटिफिकली पैंथेरा लियोपैर्सिका। ये अफ्रीकन जो लायंस होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में
साइज में भी छोटे होते हैं, और इनका जो मेन होता है ना, ये जो दाढ़ी टाइप होता है, ये पूरा, ये भी कंपैरेटिवली आपको छोटा दिखेगा। अफ्रीकन लायन का थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव रेंज है, ये पूरी दुनिया में वाइल्ड एरिया में, गुजरात में, राजस्थान, इंडिया में ही मिलते हैं, इंडिया में भी पर्टिकुलरली गुजरात में। तो ये ग्लोबली रेस्ट्रिक्टेड सिंगल ज्योग्राफिक रीजन में ही मिलेंगे, जो कि मैंने बताया गुजरात। तो जितने भी अभी प्रोटेक्टेड एरियाज के हमने डिफरेंट नेम्स अभी देखे, गिर हो, मटियाला हो, ठीक है, ये सारे के सारे कहां पर है? गुजरात में। IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? देखो, एक तो पॉपुलेशन लिमिटेड है, नो डाउट इंक्रीमेंट है, बट अभी भी है तो 1000 के अंदर ही ना। दूसरा, रेंज केवल रेस्ट्रिक्टेड है गुजरात वाले रीजन में। कल को ना अगर गलती से वहां पर कोई डिजास्टर आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई एपिडेमिक आ गई, तो कितना जबरदस्त तरीके से पूरी पॉपुलेशन को वॉश कर सकती है। तो ऐसे में ये कई रिस्क फैक्टर्स है जो कि इसको फिर इंडेंजर्ड में डाल देते हैं। ठीक है जी। फिर प्रोजेक्ट लाइन की बात करें, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ये फ्लैगशिप कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। देखो, फ्लैगशिप स्कीम्स जो होती है ना, या फ्लैगशिप कंजर्वेशन इनिशिएटिव, उसमें क्या होता है कि आप किसी एक स्पीसी को आइडेंटिफाई कर लेते हो, और उसके कंजर्वेशन के चलते क्या देखा जाता है कि आप बहुत बड़े एरिया में बाकी जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली होते हुए देख पाते हो। समझ गए? इसके अलावा इसका एम क्या था प्रोजेक्ट लाइन का? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर हो सके इसका। गुजरात और गुजरात के बाहर भी ले जाने की कोशिश की जा रही है, बट अभी तक ले जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। फिर आ जाइए, पॉलिटिकल इश्यू आते हैं कहीं, है ना। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो 10 साल का ये प्लान लेकर के शुरुआत हुई 2020 से, मतलब ये कब तक चलेगा? 2030 तक। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और साथ में कोलैबोरेशन में है हमारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल सेंट्रल जू अथॉरिटी। की फोकस एरिया क्या है भाई? कैसे भी करके हमें लैंडस्केप बेस्ड कंजर्वेशन अप्रोच, इसका मतलब एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में अगर हम इनके हैबिटाट को कंजर्व करेंगे, इनकी प्रे रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। आप इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो, कंजर्वेशन को मेन एम में लेकर के चल रहे हो, साथ ही साथ इकोसिस्टम लेवल पे प्लानिंग हो रही है। कहने का मतलब ओवरऑल एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के काम हो रही है। फिर आओ हैबिटाट रिस्टोरेशन एंड एक्सपेंशन। मैंने बताया कि भाई जो ऑलरेडी रेंज है लायंस की, उसको तो आप प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, बाकी उसके अलावा कॉरिडोर्स और दूसरे एरियाज में भी इनकी एक्सपेंशन को आप पॉसिबल बना रहे हो। कम्युनिटी एंगेजमेंट और लाइवलीहुड डेवलपमेंट, लोकल जो लोग रहते हैं उनका पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोकल लोग अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ उनकी खुद की लाइवलीहुड का भी तो मैकेनिज्म बनेगा ना, जब हमारे जैसे लोग लायन सेंचुरी इनको देखने के लिए जाएंगे, यार देख के आते हैं शेर कैसा होता है देखें, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी बनेगी और कोएग्जिस्टेंस हो गई भाई, कम्युनिटी और जो पूरा इकोसिस्टम हो साथ में। हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट, जैसे कैनाइन डिस्टेंपर, आपने एक वायरस का नाम सुना होगा, वो बड़ा खतरनाक होता है जिसकी वजह से एशियाटिक लाइन्स या फिर जो भी टॉप प्रीडेटर्स हैं उनको खतरा रहता है। तो उनको बचाने के लिए प्रॉपर मैनर में डिजीज, बीमारियां जो भी हो सकती हैं, उनका प्रॉपर सर्विलियंस हो, और अगर आउटब्रेक हो भी जाए बीमारी का तो उसको प्रॉपरली हम मैनेज कर सके। ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है वो एक ग्लोबल हब के तौर पे भी काम कर रहा है, बिग कैट हेल्थ रिसर्च, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट तीनों के अंदर, और बिग कैट्स में लायन तो आपको पता है इंक्लूड होता है। फिर आ जाते हैं हम, मिजोरम अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी। देखो जी, मिजोरम है ना, वो हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया जहां पर फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी रेट अचीव कर ली गई है। सबसे पहली बात, फंक्शनल लिटरेसी का मतलब, इसका मतलब होता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आ चुकी हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कैलकुलेशन लगा सकते हैं, नफा नुकसान जो भी है, फायदा नुकसान जो भी है, उसका आपको ज्ञान होने लग जाए। इंपॉर्टेंस क्यों है? जब आप चीजों को पढ़ सकें, कोई भी फॉर्म है, कोई भी डिटेल्स है वो फिल कर सकें, पैसे को मैनेज करना आप समझ जाएं, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाए तो आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकें, सोसाइटी में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो विद, एक होता ना कि लॉजिक, तो वो चीजें आपके अंदर आ जाती है, तो फिर वो फंक्शनल लिटरेसी के तहत आ जाती है, जिसके अंदर एक आप हेल्दी और गुड क्वालिटी लाइफ जी सकें। अभी देखो, इंडिया की तरफ से उल्लास करके एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ओके, ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स मिलकर के इसके ऊपर काम करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसी के तहत इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराया जा रहा है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसमें कोशिश ये है कि 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के वो लोग
जो कि प्रॉपर स्कूल नहीं कर पाए, तो उनको फॉर्मल एजुकेशन के अलावा एजुकेशन दे दी जाए जिससे कि पढ़ाई हो सके। जैसे कि पहले चलता था प्रौढ़ साक्षरता अभियान, ऐसे कई चलते थे, है ना। तो मोर और लेस उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन है, बट यस आज की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग अपडेटेड। इसमें वॉलंटियर ड्रिवन अप्रोच रहेगी। इसमें क्या है कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एजुकेशन को प्रमोट करवाने के लिए, एक कर्तव्य बोध वाली बात कि हाँ भाई मेरे अंदर मेरे देश के लोगों को पढ़ाना लिखाना समझवाने का अगर मन है तो मैं एफर्टफुली खुद से इनिशिएटिव लेकर के इस प्रोग्राम के तहत काम कर सकता हूं। इसमें स्पिरिट जो रहेगी वो रहेगी जन जन साक्षर, सब कुछ मतलब सब लोग पढ़े लिखे हों। इसमें मेन फोकस आपको मैंने बता दिया, टारगेटेड ग्रुप। मेन गोल है फंक्शनल लिटरेसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ना लिखना और गणित के बेसिक कैलकुलेशन समझना, जिससे कि आप चीजों को समझ भी सके और अपना नुकसान और फायदा समझ सके, सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट कर सके। कई फैक्टर्स इसमें एम किए गए हैं। इसके अलावा क्रिटिकल लाइफ स्किल्स आपकी डेवलप हो सके और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी प्रोग्राम है। मतलब ये कि एक बार आपने बेसिक चीजों पे कमांड बना ली, दैट डजंट मीन कि एजुकेशन वहीं रुक गई, नहीं, आपकी लिटरेसी के लिए फर्दर प्रोग्राम भी चलते रहेंगे जिससे कि आप अपने पर्सनल लेवल पे और ज्यादा अपने आप को इंप्रोवाइज करते चले जाएं। बजटरी आउटले की बात करें तो उल्लास के लिए 1037.90 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 700 करोड़ और स्टेट्स का शेयर है 337.90 करोड़। तो ये हो गई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। वहीं पर सेंट्रल सेक्टर होती तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होती। इसके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फर्स्ट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें बेसिक रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक स्किल्स हैं। फिर क्रिटिकल लाइफ स्किल है जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, हाँ भाई लोन लेना क्या होता है, कहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है, क्या मेरी प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी। साथ ही साथ आजकल डिजिटल पेमेंट्स का जमाना है, डिजिटलाइजेशन बहुत हो चुका हमारी इकोनॉमी का, तो डिजिटल स्किल्स, हेल्थ अवेयरनेस। इसके अलावा बेसिक एजुकेशन जिसमें कि प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन जिन लोगों ने मिस कर दी उन लोगों को फिर बाद में अब सिखाया जाए कि भाई आप जॉब भी करते रहो, अपना पैसा भी कमाते रहो, बट साथ साथ में जो बेसिक्स में कमी रह गई है उनको भी हम ठीक करते चले जाएंगे। फिर आ जाओ वोकेशनल स्किल्स में, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी लाइफ रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, जिससे कि एक इंडिविजुअल रुके नहीं लर्निंग प्रोसेस में कि मैंने ये सीख लिया तो मेरा बहुत कुछ हो गया, नहीं, वो आगे से आगे खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाता चला जाए। इसके अलावा एजुकेशन को लगातार बनाए रखना है पर्सनल ग्रोथ के लिए, ये टारगेट हो गया। एक है ओटलास। ओटलास का मतलब ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम। ये सारा का सारा डिजिटली भी ऑपरेट कराने का बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है। और ये जो ओटलास है ना, ये डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। और इसके तहत आप क्या देखते हो कि एक तो दीक्षा पोर्टल है हमारा और एक उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो रखी है और वेब पोर्टल है। वहां पर हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उनमें सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिससे कि एक इंडिविजुअल अपनी खुद की सहूलियत के हिसाब से उन कोर्सेज को देख करके चीजों को सीख सके। राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आ जाता है डिटेल्ड एक्शन प्लान फॉर अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन। देखो होता क्या है कि अब नेशनल लेवल एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जिसमें टारगेट ये कि जो अरावली इकोसिस्टम है ये बहुत हद तक कोलैप्स करता हुआ चलता चला जा रहा है। तो ऐसे में इसको हम कैसे रिवाइव करें। तो उदयपुर जो है राजस्थान का, वहां पर ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी जो कि 22 मई को आता है, उस दिन ये नेशनल मीटिंग हुई। इसका मतलब कल की ये मीटिंग हो रखी है, समझ गए। टारगेट क्या है, अरावली लैंडस्केप को फिर से तैयार करना, वहां की ब्यूटी को, वहां की इकोसिस्टम को, वहां के कम्युनिटी और इकोलॉजी के कोलैबोरेशन को, उसको प्रमोट करना। तो हाइलाइट्स की बात करें, क्या क्या है इंपॉर्टेंट इस एक्शन प्लान में। सबसे पहली चीज, साइंस बेस्ड कम्युनिटी लेड और पॉलिसी सपोर्टेड रोड मैप तैयार करना, जिसमें मेजर 5 पिलर पे फोकस किया गया है। एक तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, कि कैसे भी करके अरावली का जो नेचुरल जो आइडेंटिटी थी वो रीजनरेट की जाए। लोकल जो स्पीसीज है, नेटिव स्पीसीज, उनको प्रमोट किया जाए प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस तरीके से डेजर्टिफिकेशन इस रीजन में बढ़ता चला जा रहा है उसको रोका जाए, सॉइल क्वालिटी इंप्रूव करते हुए और मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हुए। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, देखो लोकल्स का पार्टिसिपेशन होता है ना तो बहुत बढ़िया काम होता है, क्योंकि लोकल्स के पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है।
तो आप लोकल कम्युनिटी, महिलाएं, यंग, उनको आप साथ में लेकर के आएंगे। फिर आ जाएंगे पॉलिसी गवर्नेंस में, तो देखो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनेगा, स्कीम को कैसे हम अलग अलग स्कीम्स को एक साथ ला सके। हाँ भाई, माइनिंग को रेगुलेट करने का काम भी करना है, वहां पर हमें एफॉरेस्टेशन भी करवाना है, वहां पर डेवलपमेंट भी कराना है, वहां पर लाइवलीहुड को भी प्रमोट करना है, जो भी हमारी आप कह सकते हो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं अरावली वाले रीजन में, राइट। तो उस तरीके से सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इको टूरिज्म को प्रमोट करना, एग्रो फॉरेस्ट्री, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट एंटरप्राइजेस प्रमोट करना, जिससे कि इंडिविजुअल वहां पर एक एनकरेजमेंट के साथ में काम करें, है ना। फिर रिसर्च और इनोवेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही है, जिसमें जीआईएस मैपिंग, आइडिया लगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, रिमोट सेंसिंग, कहां पर कितनी प्रॉब्लम है, कितनी क्या सिचुएशन ग्रेव बनी हुई है जहां पर हमें ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। साथ ही साथ फिर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन टेक्निक्स, आपके पास में बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं फॉरेस्टेशन का, इनका सारा। फिर बात कर लेते हैं अरावली लैंडस्केप की। देखो अरावली की अगर बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इस तरीके से फैली हुई है ये, और डायरेक्शन आपको पता ही है कि वैसे देखा जाए तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, और खुद की अरावली की डायरेक्शन कहां से है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन इसकी आ गई। टोटल इसकी लेंथ है 670 किलोमीटर। ये दिल्ली से शुरू होती हुई हरियाणा, ये मैंने बता दिया। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, जो कि राजस्थान के सदर्न वेस्टर्न रीजन में सिरोही करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर माउंट आबू नाम से लोकेशन है। माउंट आबू में गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, जहां तक मुझे जाना है 722 मीटर से इसकी हाइट है। ओके, बताया जाता है कि हिमालय से लेकर के और नीचे आप साउथ में जाओ डोडा बेटा तक, नीलगिरी हिल्स वाली, ठीक है, उसके बीच में हाईएस्ट पीक अगर कोई मिलेगी तो वो माउंट आबू, ये गुरु शिखर ही है। जियोलॉजिकली देखें तो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, जिसका डेवलपमेंट हुआ था प्रोटेरोजोइक एरा के टाइम पे, अगर हम देखें तो, ठीक है जी। इसके अलावा ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली वाला रीजन है ना, वहीं पर उसके पैरेलली पेड़ों की एक बड़ी सी बाउंड्री क्रिएट करना, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पेड़ों की बड़ी बाउंड्री क्रिएट कर दी जाएगी। तो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन या हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो थार डेजर्ट है, उसका एक्सपेंशन ईस्टर्न रीजन में ना आए, उसको रोकने के लिए हम ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। तो ये एक लार्ज स्केल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोग्राम हो गया। इसमें एफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर रिस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम किया जा रहा है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये मिलकर के काम कर रहे हैं। ये रीजन कवर होंगे जिसमें डेजर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना है और डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है, बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करना है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे फिर एनिमल हो। इसके अलावा जो भी इन्वेजिव स्पीसीज है उनका एलिमिनेशन, जैसे कि जूली फ्लोरा आपने देखी होगी, जंगली झाड़ किस तरीके से वो फैल रही है अरावली वाले रीजन में, बिल्कुल खत्म कर देती है पानी को, बाकी फिर स्पीसी सर्वाइव ही नहीं कर पाती। इसके अलावा इको टूरिज्म डेवलपमेंट को प्रमोट करना और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करना। साथ ही साथ ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो मीटिंग हुई, ये बेसिकली कब हुई, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2025, जो कि कब आया, 22 मई को। तो इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये देखो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी जो है, ये इसलिए प्रमोट होते हैं इस तरीके के दिन कि भाई हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, हम सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं कि वाकई में जो लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। इसको एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। मेन काम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी करे और आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व रहे। ओरिजिनली तो देखो, इसको शुरुआत में तो 29 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता था, पर होता क्या है कि जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD है ना, उसका इंप्लीमेंटेशन या फिर क्या उसका फाइनल जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1992 में 22 मई के दिन हुआ। तो ऐसे में 2000 के साल में फिर ये 29 दिसंबर की बजाय 22 मई को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। और अब की बार की जो थीम थी वो याद रख लें आप, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये मेजर हमारे कुछ आर्टिकल्स थे आज के। अब हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट लाइन की बात करें तो क्या ये 2020 में लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट लाइन जो है एक फ्लैगशिप कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। क्या ये सच है? बिल्कुल सही बात। चलो क्लॉन फिश की बात करें, ये वार्म शैलो वाटर्स में हमें दिखाई पड़ती है, इंडियन ओशन, रेड सी और वेस्टर्न पैसिफिक, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रैकोमा की बात करें तो इससे आने वाला जो अंधापन है उसको आप रिवर्स कर सकते हो? नहीं, ये इरिवर्सिबल था। लाइन, एशियाटिक लाइन्स की बात करें तो क्या ये वल्नरेबल थे? नहीं, एंडेंजर्ड थे। फॉल्स। इसकी PDF चाहिए होगी आपको तो इस QR कोड को स्कैन कर लो, PWOnly इसका ऑफिशियल चैनल है, राइट, वहां पर ये PDF आपको मिल जाएगी, जो भी कंटेंट हमने अभी पढ़ा।
ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।